फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सीरीज़। इससे पहले हमने एक वीडियो और डाल रखी है हमने, जो कि थी हमारे HAP2 के 2017-18 का पेपर। और आज हम करेंगे HAP2 का 2018-19 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता दूं कि आपको अब 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 2018-19 का पेपर है। और जिन भी फ्रेंड्स को क्वेश्चन पेपर की PDF है, प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर की PDF अगर चाहिए आपको, तो आपको हमारे चैनल पे, अगर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है हमारा 2 मार्क्स का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होती है जो वॉल्यूम जो हमारी एयर जितनी अमाउंट ऑफ एयर जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट रह जाती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। मतलब हम ज़बरदस्ती जब हम सांस एक्सहेल कर लेते हैं उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी लंग्स में रह जाती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। मतलब हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद जो हमारा जो पर्सन कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो हमारी इनहेल कर सकता है फोर्सफुली, मतलब ज़बरदस्ती हमारा कितना हमारा इनहेल कर सकता है, उस वॉल्यूम को कहते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन ग्लैंड्स। ऑटोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट एक्ट ऑन देयर ऑन ग्लैंडुलर सेल्स। मतलब वो ग्लैंड जो कि हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उसके खुद के सेल्स पे एक्ट होते हैं, मतलब उसके खुद के सेल्स पे जो है हमारा एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैराक्राइन ग्लैंड्स। पैराक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं हमारे, ग्लैंड्स दैट डूज hormones are released into extracellular matrix and reach adjacent cells via diffusion। मतलब देखिए, अगर जैसे ये सेल्स है, इसने कोई हार्मोन प्रोड्यूस करा और उसने जो हमारा रिलीज़ कर दिया इन्वायरमेंट में, अगर ये हार्मोन खुद के सेल्स पे ही एक्ट करेगा तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा ऑटोक्राइन। मतलब ये अगर ये खुद के ही सेल्स पे रिस्पॉन्स देगा तो वो हमारा हो जाएगा ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। और अगर हमारा ये सेल्स है, इसने कोई हार्मोन रिलीज़ करा, ये मैट्रिक्स मतलब ब्लड में जाकर हमारे दूसरे हार्मोन तक, मतलब आसपास वाले हार्मोन में या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाके आसपास वाले सेल्स पे जो हमारा एक्ट कर रहा है या उसके थ्रू हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा पैराक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ CCK एंड सिक्रेटिन इन इंटेस्टिनल फेज ऑफ डाइजेशन। CCK स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। मतलब CCK क्या होता है हमारा, ये जो है स्टिमुलेट कर देता है बाइल जूस के सिक्रेशन को और हमारे जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है हमारा, सिक्रेटिन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द पैनक्रियास। मतलब पैनक्रियास से हमारा जो वाटर और बाइकार्बोनेट आयन है उनका सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम के कोई 2 फंक्शन बताने हैं। फर्स्ट होता है हमारा विजन और सेकंड होता है हमारा मेंटेनिंग बैलेंस। मतलब बेसिकली हमारा सेरेबेलम जो होता है वो हमारा आई मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारा बैलेंस को मेंटेन रखता है। मतलब पोस्चर और बैलेंस को, हमारी बॉडी बैलेंस पोस्चर को हमारा मेंटेन करता है। और टोन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की क्या टोन है, क्या पोस्चर है, क्या मतलब कैसे बैलेंस रखना है, उसको जो है सेरेबेलम हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा, डिफाइन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, वो टोटल प्रेशर जो कि हमारा प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को। ये जो है हमारा एवरेज होता है 10 mm ऑफ Hg। मतलब नॉर्मल वैल्यू हमारी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की होती है 10 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट आता है हमारा, राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स में कौन कौन से आ जाते हैं, अमीनो पेप्टिडेज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, डाईपेप्टिडेज हो गया, डेक्स्ट्रिनेज हो गया, ग्लूकोमाइलेज हो गया, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये सब जो हमारे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज बाय डैश सेल ऑफ डैश ग्लैंड। मतलब कौन कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारा किससे रिलीज़ होता है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स से। और ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो हमारा रिलीज़ करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कोई 2 फंक्शंस बताने हैं हमें। फर्स्ट होता है मैनेज बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करता है, हंगर थर्स्ट को मैनेज करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को हमारा, मतलब जो भी हमारा मूड होता है उसको मैनेज करता है, ब्लड प्रेशर और स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करता है।
नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो है गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और हमारा उसका जो है डेवलपमेंट होता है फ्रॉम हैप्लॉइड प्रिकर्सर सेल्स। द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम हैप्लॉइड प्रिकर्सर सेल्स। मेल गैमेट जो होता है स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो ओवम होती है। बेसिकली हमारा प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का फ्रॉम हैप्लॉइड प्रिकर्सर सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर कनेक्टेड विद मास ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू नोन एज डैश। मतलब हमारा जो हेमिस्फीयर है वो दो हेमिस्फीयर जो होते हैं वो हमारे जुड़े होते हैं एक वाइट फाइब्रस टिश्यू से जिसको हम कहते हैं कैपोस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम नाम का हमारा वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है या मास होता है जिसके हेल्प से हमारा दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं सेरेब्रम के जुड़े होते हैं। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। 2 मार्क्स के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार का वो है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, मैकेनिज्म बताना है रेस्पिरेशन का और हमें ट्रांसपोर्ट बताना है ऑक्सीजन का टू द लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ऑक्सीजन कैसे हमारी ट्रांसपोर्ट होती है वो बताना है। इसमें क्या होता है हमारा मैकेनिज्म में हमने 2 बार हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारा जो होता है सबसे मेन कंडीशन जो होती है हमारा जो इंस्पिरेशन के लिए होती है हमारी जो लंग्स की वॉल्यूम है वो हमें इंक्रीज़ करवानी है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद प्रेशर जो हमारे लंग्स का ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ कराने के लिए हम क्या करते हैं, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स को भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स की वॉल्यूम है इंक्रीज़ हो जाती है और लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो प्रेशर है वो हमारा लंग्स का डिक्रीज़ हो जाएगा। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो हमारा लंग्स का प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे लंग्स में आ जाती है। यही जो हमारा इंस्पिरेशन में होता है। इसी तरीके से हमारा इसका अपोजिट एक्सपिरेशन में हो जाएगा। एक्सपिरेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारा वॉल्यूम जो है लंग्स की हमें कम करवानी है। लंग्स की वॉल्यूम कम करवाने की वजह से हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब लंग्स की वॉल्यूम हम कम कैसे करवाते हैं, हम जो है डायफ्राम को जो है रिलैक्स कर देते हैं। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो वो जो है एक्सपेंड होने के बाद ज़्यादा जगह घेरेगा और हमारा जो लंग्स है वो हमारा कम मतलब वो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा वैसे हमारा जो लंग्स है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा हो जाएगा और उसी तरीके से हमारा जो है इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। जब हमारा जो लंग्स है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो उसकी वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो लंग्स का इंटरनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आप किसी भी अगर आप एयर का कोई बैलून है, एयर का बैलून जो है जब आप उसको दबाते हैं चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। यही हमारा फिनोमेना होता है लंग्स में भी जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें जो है लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो है एल्वुलर एयर मतलब जो भी हमारी एल्वुलाई में एयर प्रेजेंट होती है वो हमारी रिलीज आउट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। यही जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। इंस्पिरेशन में हमारे डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं और जो है हमारी लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और उसी तरीके से हमने जो है डायफ्राम एक्सपिरेशन में हमारा जो होता है डायफ्राम रिलैक्स होता है। डायफ्राम रिलैक्स होने की वजह से हमारा जो है लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो लंग्स की वॉल्यूम है डिक्रीज़ होएगी। लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज़ होएगी तो हमारा लंग्स का प्रेशर इंक्रीज़ होएगा और लंग्स के प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ही हमारा जो है एयर जो है हमारी रिमूव आउट हो जाती है। इसी क्वेश्चन का हमने नेक्स्ट पास जो है ये है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमने प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर्स करा था 17-18 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था तो ये हमने वहाँ भी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी एक बार दोबारा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इसमें क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन था। हमारा ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, मतलब ब्लड के थ्रू हमारा टिश्यूज़ तक और लंग्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड इज़ अ मीडियम ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ गैस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेड ब्लड सेल्स रिमेनिंग बाय प्लाज्मा। बेसिकली हमारा जो ब्लड है वो हमारा एज अ मीडियम होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। हमारा बेसिकली हमारा जो ट्रांसपोर्ट कहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स के थ्रू और हमारा प्लाज्मा के थ्रू। इसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा बाइंड करता है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, वो जो हमारा फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा ब्लड वेसल्स में जाता है और सेल्स को टारगेट करता है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, मतलब जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ तक हमारा जो है वो ब्लड जाएगा और वहाँ जो है ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा। इसी तरीके से हमारा एल्वलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए जो होता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ज़्यादा बनता है। और टिश्यू के केस में क्या होता है, जब हमारा फेवर करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब टिश्यू के केस में क्या होता है हमारा वहाँ जो है
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसी वजह से हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी ब्लड में आ जाएगी और ऑक्सीजन जो है हमारा टिश्यूज़ में आ जाएगा। तो यही जो हमारा डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है हमारा। और बेसिकली हमारा ये जो है H+ कंसनट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ये भी जो हमारा इफ़ेक्ट करता है डिफ्यूज़न प्रोसेस को। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हर 100 ml जो ऑक्सीजन होता है वो जो हमारा हर 100 ml जो ब्लड होता है वो हमारा 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है सेल्स तक। ईच हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। हर हीमोग्लोबिन जो है हमारा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, एल्वेलाई में जो है हमारा ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। इसी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आ जाती है या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है और ब्लड के थ्रू हमारा ये हार्ट के थ्रू हमारा जो है ये सेल्स तक जाएगी। ये हमारे टिश्यूज़ हैं। सेल्स में जाके हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और हमारे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन जो है हमारा टिश्यूज़ में पहुँच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ब्लड में हो जाता है। और इसी तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा ब्लड में आकर फिर हमारा वो हार्ट पे जाएगा और हार्ट के थ्रू हमारा पंप होता है एल्वेलाई में, मतलब लंग्स के पास जाता है और वहाँ जो है दोबारा हमारा जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन वापस रिप्लेस कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरीके से हमारा जो सर्कुलेशन ये चलता रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। डिस्कस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरेब्रम। मतलब हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है और हमें सेरेब्रम के डिफरेंट पार्ट्स को मेंशन करना है। इसमें क्या होता है हमारा, द ब्रेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन जो है सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो है बहुत सारी न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, इसलिए इसको जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। द ब्रेन कंपोज ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें जो होता है हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है और सेरेब्रम और हिंड ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन में हमारा आ जाता है सेरेब्रम और हमारा मिड ब्रेन में आ जाता है पोन्स और मिड ब्रेन दोनों को मिला के हमारा होता है ब्रेन स्टेम। और फिर आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा और फोर्थ आता है हमारा सेरेबेलम एंड हिंड ब्रेन। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा ये जो है सेरेब्रम है जिसको हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर हमारा आता है मिड ब्रेन और मेडुला पोन्स रीजन। ये जो हमारा पोन्स रीजन ये हमारा, और ये जो हमारा मिड ब्रेन जहाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हिस्सा जो होता है हमारा मिड ब्रेन का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है उसके नीचे जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं सेरेबेलम या फिर हिंड ब्रेन। और सेरेबेलम जो है हमारा उसको वो जो है वो उसके नीचे जो है हमारा वहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली हमारा यही जो है हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है ब्रेन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेरेब्रम की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम देख लेते हैं हम। सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ ब्रेन लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है ब्रेन का, जो कि हमारा ब्रेन के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ब्रेन साइज इंक्रीजेज रैपिडली। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो हमारा ब्रेन साइज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रे मैटर्स है और कॉर्टेक्स जो है वो हमारा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, इनलार्ज होता है देन डीपर वाइट मैटर। मतलब हमारा जो ऊपर का ग्रे मैटर है वो ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू अंदर का वाइट मैटर, जिसकी वजह से हमारा जो ऊपर का ग्रे मैटर जो है वो हमारा फोल्ड बना देता है, एक दूसरे के ऊपर ही अपना फोल्ड्स हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गायरी और कॉन्वोल्यूशंस। गायरी और कॉन्वोल्यूशंस क्या होते हैं, हमारे जो ग्रे मैटर के फोल्ड्स होते हैं जो कि हमारे सेरेब्रम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये जो हमारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के ऊपर, इन्हीं को हम कॉन्वोल्यूशंस कहते हैं या फिर हम गायरी कहते हैं। द डीपर ग्रूव बिटवीन फोल्ड्स आर कॉल्ड फिशर्स। मतलब जो गहरे ग्रूव्स होंगे उनको हम फिशर्स कहेंगे, और जो हमारे शैलो मतलब जो हमारे कम गहरे होंगे उनको हम कहेंगे सल्काई। द बोथ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर कनेक्टेड बाय ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। जो हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर है दोनों ही जो हमारा कनेक्टेड है कैर्पस कैलोसम से, जो कि हमारा एक वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फेयर्स को। अब सेरेब्रम के लॉब्स होते हैं, लॉब्स ऑफ सेरेब्रम्स आर, 4 लॉब्स होते हैं, फ्रंटल, प्राइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। ये 4 लॉब्स होते हैं सेरेब्रम के।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के कौन कौन से फंक्शंस है। इट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्पीच को, मेमोरी को, लर्निंग पावर को इंक्रीज़ करता है, सेंसेशन में हेल्प करता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड हीट, हेयरिंग, टच। मतलब बेसिकली हमारा जो भी सेंस ऑर्गन्स है उनमें हेल्प करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है और स्पीच, मेमोरी और लर्निंग में हेल्प करता है। इसी के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन है ब्रेन वाला वो हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आउटलाइन वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें वेरियस आउटलाइंस बतानी है उसकी, और हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करनी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो चलिए देख लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, हमारा कौन कौन से स्ट्रक्चर से बना होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये 5 बेसिक जो हमारे वो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। बेसिकली हमने इसी को सब पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जैसे माउथ में हमारा होता है टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ये सब जो हमारा माउथ के पार्ट्स हैं। फिर हमारा आता है ईसोफेगस, उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक में हमारा आ जाता है 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस और हमारा पाइलोरिक। स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड करा है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा उसके 3 पार्ट्स हैं, कॉलोन, रेक्टन और एनस। बेसिकली हमारे यही मेन आउटलाइंस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं हम, फूड से हम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाते हैं इन द ब्लड। हमारा यही जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख लेते हैं। इट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है। ये जो होता है हमारा 5 मीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। ये जो होता है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर का होता है। इट कंटेन हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई। मतलब जो भी हमारा पेनक्रियाटिक जूसेस होता है या फिर हमारा बाइल जो होता है वो हमारा ड्यूडेनम रीजन में सिक्रेट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेजुनम। जेजुनम होता है हमारा 2 मीटर लॉन्ग, ये मिडल पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट आता है हमारा इलियम। इलियम होता है हमारा 3 मीटर लंबा होता है, जॉइन द लार्ज इंटेस्टाइन बाय इलियोसिकल स्फिंक्टर्स। बेसिकली हमारा इलियम जो है हमारा लैंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और हमारा ये जो है जॉइन करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को इलियोसिकल स्फिंक्टर्स के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जो है जॉइन करता है। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स। जो वॉल्स है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और मिकोसा। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस और फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी देख लेते हैं। फिजियोलॉजी में सबसे पहला आता है इट सीक्रेट हार्मोन्स सीसीके, सिक्रेटिन विच स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक जूस एंड सिक्रेशन। मतलब जो हमारा सीसीके और सिक्रेटिन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज़ करता है, जो कि हमारा स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन को। इसमें जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है यहाँ पर, सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस। मतलब बहुत सारे इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं वो हमारे सिक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। केमिकल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, और इन इंटेरोसाइट्स। मतलब इंटेरोसाइट्स में हमारा सभी का केमिकल डाइजेशन होता है। बेसिकली हमारा जो है सभी मॉलिक्यूल जो हमारे डिग्रेड होते हैं और एब्जॉर्प्शन होता है इनका। साथ जो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के आउटलाइंस पढ़ लिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है हमारा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन इन सीएनएस। न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन बताना हमारा सीएनएस में। बेसिकली ये हमारा सेम ही है जैसा हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन सिस्टम बताया था, हमारा मैकेनिज्म बताया था, वही हमारा जो यहाँ पर है। न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन डेजिग्नेटेड द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बाय मीन ऑफ हार्मोनल एजेंट। एग्जाम्पल में आ जाता है बायोजेनिक, अमीन्स, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स। बेसिकली हमारा यही है, न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से हमारा जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है हमारा न्यूरॉन्स का, या फिर हम कह सकते हैं कि इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस क्वेश्चन को भी हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में, हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस करा था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा विद डायग्राम। डायग्राम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम बहुत अच्छे से करिएगा। When nerve impulse is come from the presynaptic neuron, it reach the vesicles and rupture the vesicles। जब हमारी नर्व इम्पल्स आती है हमारे प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से, ये हमारी जो न्यूरॉन है वो हमारे प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारा जो न्यूरॉन है वो हमारा पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है।
प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो होता है हमारा वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में हमारा जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके पास जाकर हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर जाकर हमारा बाइंड होता है। तो यही हमारा बताया गया है, जब हमारे नर्व इम्पल्स आएगी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में तो हमारा वो वेसिकल्स तक जाती है और वेसिकल्स जो हमारे रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के बाद जो है दीज वेसिकल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, ये वेसिकल्स जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवा देते हैं इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करा देते हैं एंड इट रिसीव्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। ये जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाते हैं तो वो जो हमारा बाइंड कर जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ, विच इज़ प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर क्लासीफाई एज, न्यूरोट्रांसमीटर को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड करा है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड बोथ। एक्साइटेटरी में हमारा आ जाता है ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। इनहिबिटरी में हमारा आ जाता है गैबा और सेरोटोनिन, और बोथ में हमारा जाता है ACH, एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। बोथ में क्या होता है हमारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारा एक्साइट भी करवाते हैं और इनहिबिट भी करवाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन इन स्टमक। मतलब इसमें एसिड सिक्रीशन देखना है हमें स्टमक का कैसे होता है, कैसे उसकी सिंथेसिस होती है और कैसे वो सिक्रेट होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा H2O आएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा H+N और H-N में इन द पैराइटल सेल। मतलब पैराइटल सेल्स में जो होता है हमारा वो डिसोसिएट हो जाता है वाटर H+ और OH-N में। इसमें जो होता है हमारे पैराइटल सेल्स में पंप प्रेजेंट होता है जो कि हमारा हाइड्रोजन को बाहर भेज देता है सेल्स का। वो पंप कौन सा होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जो होता है वो हमारा H+ आयन को सेल्स के बाहर भेज देता है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्स के अंदर जो है वो हमारा OH- आयन प्रेजेंट होता है और CO2 प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों हमारा कैटेलाइज करके हमारा जो ये फॉर्म करते हैं HCO3-। HCO3- जो है ये फॉर्म करते हैं। दिस रिएक्शन कैटेलाइज बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। HCO3 जो हमारा ये रिएक्शन है ये कैटेलाइज कौन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसमें जो होता है हमारा HCO3 एंटर्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्सचेंज विद क्लोराइड। ये जो होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा जाता है और वहाँ जो है हमारा क्लोराइड के साथ एक्सचेंज कर लेता है। क्लोराइड आयन कंबाइन विद H टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, HCO3 जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा वहाँ जो है क्लोराइड आयन के साथ हमारा जो है एक्सचेंज कर लेता है। H+ और क्लोराइड आयन जो है मिलकर हमारा HCl बना देता है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके से हमारा जो है ये फॉर्मेशन होती है HCl की। द HCl एसिड सिक्रेटेड इनटू द ल्यूमन ऑफ द ग्लैंड। मतलब बेसिकली हमारा HCl एसिड जो होता है वो हमारा जो सेल्स है उसके ल्यूमन में स्टोर हो जाता है। चलिए हमने फॉर्मेशन देख लिया था HCl का, अब हम सिक्रेशन और रेगुलेशन देख लेते हैं HCl का। जब भी हम फूड को देखते हैं, स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं तो उस केस में हमारा जो वैगस नर्व होती है हमारी वो रिलीज़ कराती है एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन, जिसकी वजह से जो कि हमारा इंक्रीज़ करवा देता है एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एंड स्टिमुलेट द HCl सिक्रेशन। मतलब हम जब भी कोई भी खाना देखते हैं या फिर उसको स्मेल करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं तो उस केस में हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वो रिलीज़ कराती है एसिटाइल कोलिन, और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा, और हिस्टामिन रिलीज़ कराती है जो कि हमारा मास्ट सेल्स के थ्रू रिलीज़ होता है, और गैस्ट्रिन होता है हमारा G सेल्स रिलीज़ करते हैं। ये तीनों जो हमारा इंक्रीज़ कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा जो है HCl की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और हमारा जो स्टिमुलेट हो जाता है HCl सिक्रेशन। मतलब HCl जो है हमारा सिक्रेट होना भी स्टार्ट हो जाता है। फैक्टर इनहिबिटिंग HCl सिक्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे HCl सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। pH ऑफ गैस्ट्रिक ल्यूमन। जो गैस्ट्रिक ल्यूमन का pH है वो भी हमारा इफेक्ट करता है HCl सिक्रेशन को। pH ऑफ गैस्ट्रिक ल्यूमन बिलो 2 इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ HCl बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें जो होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू हमारा जो है गैस्ट्रिक ल्यूमन का pH जो हमारा जब 2 से नीचे पहुंच जाता है तो उस केस में जो हमारा HCl सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। बेसिकली हमारा ये रेगुलेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा काइम ड्यूडेनम। काइम ड्यूडेनम क्या होता है हमारा, सिक्रेटिन रिलीज इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। मतलब हमारा जो है सिक्रेटिन जब रिलीज़ हो जाता है जो कि हमारा इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को।
तो बेसिकली हमारे ये जो दो सिस्टम थे जो कि हमारा रेगुलेट कर रहे थे एचसीएल की सिक्रेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एंड इट्स रेगुलेशंस। ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस पेपर्स में भी कर रखा है, तो अगर आपने वहाँ से नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल हेल्प्स इन प्रेगनेंसी इन इट प्रोवाइड कंफर्टेबल रूम फॉर न्यू बेबीज़। ये जो है फीटस के लिए एक न्यू मतलब रूम प्रोवाइड करवाता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है फॉर न्यू फीटस। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज़ नोन एज मिनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम मिनार्क कहते हैं। लास्ट वन इज़ मेनोपॉज, लास्ट को हम कहते हैं मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकल फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़ और ल्यूटेल फेज़। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स लाइक एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 4 हार्मोन्स जो होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो ग्राफ है इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है, जो कि हमारा शो करता है कि किस टाइम पे किस फेज़ में हमारा जो है कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो एक्टिविटी ऑफ हार्मोन को ये शो कर रहा है। इसमें एफएसएच जो होता है वो मेंटेन करता है और प्रमोट करता है फॉलिकल की ग्रोथ को, और एलएच जो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन को। जब हमारा एलएच सर्ज होता है तो उस केस में जो होता है हमारा एग जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एलएच सर्ज। मतलब जब उस केस में हमारा जो एलएच जो होता है वो हमारा बहुत ही पीक पे होता है, बहुत मतलब हाई लेवल पे होता है, उसको हम कहते हैं एलएच सर्ज, जिसकी वजह से हमारा जो है एग जो है रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो होता है मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को यूटेरस की। इफ़ ब्लड सप्लाई प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन के बाद जो हमारा प्रोजेस्टेरोन जो है हमारा वो रिलीज़ कराता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब जो भी कॉर्पस ल्यूटियम हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो जो हमारा प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ कराता है आफ्टर इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का हमें सिंथेसिस देखनी है, स्टोरेज देखनी है, सिक्रेशन देखनी है और रेगुलेशन देखनी है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सिंथेसिस। आयोडीन जो हमारी ट्रैप हो जाती है थायराइड फॉलिकल सेल्स के थ्रू, फिर हमारा ऑक्सीडेशन होता है आयोडीन का बाय थायरो पेरोक्साइडेज फॉर्म एक्टिव आयोडीन। सबसे पहले हमारा जो है आयोडीन को ट्रैप करा, फिर हमारा उसका ऑक्सीडेशन हो गया थायरो पेरोक्सीडेज एंजाइम्स के थ्रू, जो कि हमारा आयोडीन को एक्टिवेट कर देती है। और एक्टिवेटेड आयोडीन जो होती है वो हमारा बाइंड करती है थायरोग्लोबुलिन के साथ और फॉर्म करती है मोनोआयोडोटायरोसिन। और मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन, ये जो दो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं जब हमारा जो थायरोग्लोबुलिन है वो हमारा बाइंड होती है एक्टिव आयोडीन के साथ। द आयोडोटायरोसिन अंडरगो कपलिंग रिएक्शंस टू जनरेट T4 एंड T3। मतलब आयोडोटायरोसिन जो है हमारा वो अंडरगो होती है कपलिंग रिएक्शन में, मतलब कपलिंग रिएक्शन के साथ जाकर हमारा जो जनरेट करती है T4 और T3 हार्मोन्स को। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन। मतलब आयोडीनेटेड जो हमारा थायरोग्लोबुलिन है वो हमारा स्टोर होता है ल्यूमन के अंदर। स्टोर्ड थायराइड हार्मोन कैन मीट बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर 1 to 3 months। मतलब आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन जो है वो हमारा ल्यूमन के अंदर स्टोर होगा, और जो स्टोर थायराइड हार्मोन है वो हमारा 1 से 3 महीने तक हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। सिक्रेशन एंड रेगुलेशन। सिक्रेशन और रेगुलेशन देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है, वो हमारा TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हमारा रिलीज़ करवा देता है, जो कि हमारा एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करती है, जो कि हमारा एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और थायराइड ग्लैंड जो है फिर हमारा रिस्पॉन्स देता है और सिक्रेट करता है T3 और T4, वो हमारा जाता है टारगेट ऑर्गन तक। जब हमारे ब्लड में T3 और T4 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये जो हमारा एक्टिवेट कर देगा, जो हमारा नेगेटिव एक्टिवेट कर देगा और रिस्पॉन्स करेगा पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से हमारा TSH का जो हमारा सिक्रेशन है वो हमारा स्लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल जो है ब्लड में मेंटेन होता है। जब हमारा T3 और T4 जो हमारा ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो हमारा ये मैसेज देगा पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो हमारा रिस्पॉन्स करेगा और TSH की एक्टिविटी को हमारा रिड्यूस कर देगा। जब हमारा TSH हमारा कम रिलीज़ होगा तो उस केस में हमारा जो है T3 और T4 जो हमारा ऑटोमेटिकली कम रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा।
इस तरीके से जो हमारा होमोस्टेसिस मेंटेन होता है और हमारा इसी तरीके से जो हमारा थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन। हमें स्ट्रक्चर देखना है लीवर का और बाइल जूस का हमारा रोल देखना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। लीवर जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, लोकेटेड इट अपराइट साइड हैंड पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब अपराइट हैंड पार्ट में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और राइट साइड में प्रेजेंट होता है। द ब्लड सप्लाई बाय हेपेटिक आर्टरी, मतलब हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो हमारी ब्लड सप्लाई करती है। लीवर कंटेन 2 लोब्स। लीवर में जो 2 लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब। ईच लोब मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोब्यूल्स। हर लोब जो है हमारा थाउजेंड्स ऑफ लोब्यूल्स से मिलकर बना है। और लोब्यूल्स इज़ मेड अप ऑफ हिपेटोसाइट्स, मतलब हर लोब्यूल्स जो है उसमें जो है बहुत सारे हिपेटोसाइट सेल्स हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, एक लीवर है, लीवर में हमारे जो है 2 लोब्यूल्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और एक लोब में हमारे 1000 लोब्यूल्स होते हैं और 1000 लोब्यूल्स जो है हमारे, एक लोब्यूल जो है हमारे बहुत सारे हिपेटोसाइट से मिलकर बना है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है एनाटमी होती है लीवर की। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का हमारा मतलब क्या रोल, क्या फंक्शन जो है हमारा प्ले करता है। बाइल ब्रेक फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, मतलब बाइल जो है हमारा ब्रेक डाउन करता है फैट का इनटू फैटी एसिड्स में, और हमारा लिपिड्स जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली हमारा बाइल जो है फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है और हमारा इमल्सिफाई कर रहा है और फैट की एब्जॉर्प्शन या लिपिड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एल्कलाई बाइल्स न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। एल्कलाई बाइल्स जो होता है वो हमारा न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड। जब हमारा स्टमक एसिड जो हमारा एक्सेस में होता है उस केस में हमारा जो है एल्कलाई बाइल जो है हमारा वो न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक एसिड को। बाइल सर्व एज रूट ऑफ एक्सक्रीशन फॉर बिलीरुबिन, मतलब बाइल जो है एक रूट है जिसके थ्रू हमारा जो है बिलीरुबिन जो है वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन में आप जो है लीवर का स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे। इसमें जो है हमारा बाइल, गॉल ब्लैडर, बाइल कहाँ बनता है हमारा लीवर में बनता है, बट जहाँ स्टोर कहाँ होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। तो इसलिए आप इसमें जो है लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों ही आप इसमें क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कस इन डिटेल अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, इसको हम रास के नाम से भी जानते हैं, RAAS, रास के नाम से भी जानते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है हमारा बेसिकली हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं थ्रू किडनी। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो हार्श कंडीशन में एक्टिवेट होता है जब हमारा जो है बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, उसमें इसमें क्या होता है हमारा सोडियम आयन और वाटर जो हमारा डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है। तब हमारा जो है ब्लड प्रेशर वो भी डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जो कि हमारा सेंस करते हैं जेजी सेल्स कौन से होते हैं, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि हमारे किडनी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा सिक्रेट करते हैं रेनिन को सिक्रेट करते हैं। और रेनिन जो हमारा रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आ रहा था, लीवर से। लीवर जो है वो सिक्रेट करेगा एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन जो है वो हमारा सिक्रेट करेगा किडनी, मतलब किडनी जो है रेनिन सिक्रेट करेगा। और ये रेनिन और एंजियोटेंसिन दोनों मिलकर जो है, रेनिन जो है हमारा एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है उसको कन्वर्ट करता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो हमारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में हमारा कौन कन्वर्ट कर रहा है, ACE। अब ACE जब इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है हमारा, स्टिमुलेट कर देगा एड्रेनल ग्लैंड को, और एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है हमारा, ये जो है सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होने के बाद क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और सोडियम आयंस का। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो हमारा कंस्ट्रिक्ट करता है आर्ट्रियोल्स को, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। बेसिकली यही हमारा जो सिस्टम होता है, यही उसका फंक्शन है। बेसिकली हमारा जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वाटर कंटेंट को मेंटेन करता है, और हमारा जो सोडियम आयंस है उसको मेंटेन करता है हमारी बॉडी का। तो इसमें हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 का जो हमारा फंक्शन हो जाता है, तो इसमें जो है हमारा ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है और हमारा डिग्रेड हो जाता है, मेटाबोलाइज होकर हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
दिस सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। बेसिकली हमारा ये सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए और हमारा बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इसमें कुछ नहीं होता, जब भी हमारे डिहाइड्रेशन होती है उस केस में हमारा सोडियम और वाटर का कंटेंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है। वाटर और सोडियम कंटेंट कम होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वो जो हमारा कौन सेंस करता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो हमारे सेंस कर देते हैं कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर अब जो है भाई कम हो चुका है। फिर वो क्या करते हैं, हमारा रिलीज़ करते हैं रेनिन को, और रेनिन जो है रिलीज़ कर देते हैं। और उससे पहले जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन, ये जो है हमारा कौन रिलीज़ कर रहा है, लीवर, ये लीवर रिलीज़ करता है। और ये लीवर एंजियोटेंसिनोजन जब हमारे रेनिन के कांटेक्ट में आता है तो हमारा ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 को हमारा कन्वर्ट करता है ACE एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 जो अपना एक्शन शो करता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को और हमारा जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है और एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करवा देता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करा देता है। तो यही बेसिक मैकेनिज्म था, आप इसको बहुत ही ईजीली याद कर सकते हैं फ्लो डायग्राम में। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स आर्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। इट रैपिड प्रिडिक्शन एंड अनप्लान्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ड्यू टू रिसीव ऑन एन टाइप ऑफ स्टिमुलाई, एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई आवर बॉडी गिव रैपिड रिस्पॉन्स, इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। मतलब अनप्रिडिक्टेबल और अनप्लान्ड रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारी बॉडी अपनी तरफ से ऑटोमेटिक देती है। मतलब ये जो होता है बहुत रैपिड होता है, और ये जो होता है हमारा बहुत ही मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आती है सडनली जब आती है तो उस केस में जो होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब सडनली जब आपकी बॉडी की तरफ कोई चीज़ आई है तो आपकी जो आइज़ है वो ब्लिंक हुई है, तो वो जो आइज़ ब्लिंक हुई है वो एक्शन क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। या फिर आप कभी हॉट चीज़ पकड़ लेते हैं या हॉट मेटल पकड़ लेते हैं तो उस केस में जो सडनली आपका हैंड जो रिमूव होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आप रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं विच रिसीव स्टिमुलाई, मतलब ये जो होता है हमारा स्किन भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सबसे पहले हमने जो रिसेप्टर ने जो है वो सेंस तो कर लिया, स्टिमुलस को रिसीव कर लिया। अब स्टिमुलाई जो है उसको एज अ इम्पल्स जो है उसको ट्रांसमिट भी तो करना है। रिसेप्टर ने सेंस कर लिया है, अब रिसेप्टर से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी इन्फॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो हमारा एनालाइज करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है। ये जो होता है ट्रांसमिट इम्पल्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर। ये जो होता है हमारा इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी से मोटर के बीच में, और ये जो हमारा एनालाइज करते हैं और एक्शन को डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है हमारा, ये वो न्यूरॉन्स होती है जो कि हमारा इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स तक। सबसे पहले हमारा जो रिसीव हुआ, फिर रिसीव करके हमने स्पाइनल कॉर्ड तक ले गए, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर हमारा एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद जो है हमारा फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स तक भी तो जाएगी। तो वही हमारा जो होता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। ये जो हमारा ट्रांसफ़र करती है इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स तक। और इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय मोटर न्यूरॉन्स एंड प्रोड्यूस रिफ्लेक्स एक्शन, इट में बी मसल्स और ग्लैंड्स। इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है हमारा, कोई इफेक्टर ऑर्गन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा कोई ग्लैंड हो गया, कोई सेल्स हो गया, कोई मसल हो गई। तो ये सब जो होते हैं हमारी इफेक्टर ऑर्गन्स होती हैं, जो कि एक्शन जो कि हमारा जो है रिस्पॉन्स देगी, वो होती है हमारी इफेक्टर ऑर्गन। नेक्स्ट इसके फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑटोमेटिक एक्शंस। मतलब ऑटोमेटिक एक्शन जो भी होते हैं हमारी बॉडी में उनको हेल्प करता है मेंटेन करने में। इट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम हार्म। ये जो है हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है किसी भी हार्मफुल चीज़ से या फिर हमारे हार्मफुल चीज़ के कांटेक्ट में आने से, उसको प्रिवेंट करता है और उसको बचाता है। बेसिकली हमारा जो है बॉडी को मेंटेन करता है और उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। ये इसको शॉर्ट्स में एक बार डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा रिसेप्टर ऑर्गन है जो कि हमारा रिसीव करेगा स्टिमुलाई को, फिर जो हमारे सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड तक हमारे जब मैसेज पहुंच जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा वो एनालाइज करेगा। इन दोनों के बीच में ये जो सेंसरी न्यूरॉन है और ये जो हमारी मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये हमारी मोटर न्यूरॉन है। ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है ये हमारा इंटर न्यूरॉन्स का पार्ट है, और ये इंटर न्यूरॉन जो है वो हमारा एनालाइज करती है कि क्या हमें डिसीजन लेना है। और ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है,
जब हमारे इंटरन्यूरॉन डिसाइड कर लेती है कि क्या हमें जो है रिस्पांस देना है, तो फिर वो जो हमारा रिस्पांस जो है मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से हमारा जो है इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाता है। और इफेक्टर ऑर्गन्स ये जो हमारी मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स में हमारा कोई जो भी हमारा रिस्पांस आएगा वो हमारे मसल सेल्स में होगा, और हम जो है कोई भी स्टिमुलस से बच सकते हैं। मतलब जो भी हमारा स्टिमुलस आएगा उससे प्रिवेंशन हमारी बॉडी को मिल जाएगा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है रिफ्लेक्स आर्क का, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे रिसेप्टर्स होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, इंटर न्यूरॉन्स होती है, मोटर न्यूरॉन्स होती है और इफेक्टर्स होते हैं। ये 5 जो चीज़ें हैं वही जो हमारे बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो कि हमारे रिफ्लेक्स आर्क में होते हैं। चलिए गाइस, इसी के साथ हमने जो 2018 और 19 का जो HAP2 का पेपर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को इस आंसर शीट की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।